हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे भाइयों राजश्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कुछ कारणवश अपनी जो क्लासें नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बाद जो गैप लगा था उसके बाद अब कंटिन्यूस आगे की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो अपना जो चल रहा था टॉपिक वो चल रहा था राजस्थान का फिजिकल डिवाइडेशन, भौतिक प्रदेश। उस पर अपन ने जलवायु और उच्चावच के आधार पर उसे 4 पोर्शन में अपन ने बांटा था, जिसमें से अपना पहला भौतिक प्रदेश अपन कंप्लीट कर रहे थे, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और उसमें बेटा अपन ने कहाँ तक की बातें कर ली थी वो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। आइए, तो अपना जो भौतिक प्रदेश था वो चल रहा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और बेटा इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जो अपन ने बातें की थी उसमें ये कि इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को एक आपके पास 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा मेरे भाइयों अपन ने दो भागों में, बेटा कितने में, दो भागों में विभाजित किया था। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा बेटा कितने भागों में विभाजित किया गया था? दो भागों में। और यहाँ पे जो अपन ने बेटा ये दो भाग बनाए थे वो दो भाग अपने कौन कौन से थे? एक तो वो बात, और ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को जब अपन ने बेटा मैपिंग के अंतर्गत देखा था तो यहाँ से अपन ने ये कवर किया था कि ये अपना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, पूरा राजस्थान नहीं है, केवल उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में से इस जगह से जो आपकी मैंने एक समवर्षा रेखा आपको दर्शाई थी, इसको बेटा आपने कहा था 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ये जो आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी, इसके द्वारा बेटा दो आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग किए गए थे, जिसमें एक ध्यान रखेंगे आप, जिसको मैंने रोमन संख्या में एक नंबर को बोला था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक को तो अपन ने बेटा क्या बोला था? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ओके सर। और एक सेकंड वाले को अपन ने बोला था जिसको आपने कहा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और मेरी बात यहाँ पे ये भी आप थोड़ी सी ध्यान से समझेंगे कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा इसे दो भागों में बांटा गया है। कहीं पे भी मैंने बेटा बराबर नहीं लगाया है, उसका एक बड़ा रीजन है, शुष्क मरुस्थलीय भाग का जो एरिया है वो 1 लाख है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो एरिया है वो 75,000 है। अगर दोनों को आपको इक्वल बोलना होगा, बराबर बोलना होगा, तो फिर दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को मैंने आपको ये भी बताया है कि इस प्रदेश को राठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल राइट सर। और बेटा इस प्रदेश को यह भी ध्यान रखेंगे आप, बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो कल को बेटा अगर ये कहा जाए कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक को शुष्क प्रदेश, सॉरी, एक को राठी प्रदेश और एक को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, तो बात ये भी सही रहेगी। अब इनमें से जो अपने पास ये था बेटा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या मेरे भाइयों जिसको आप क्या कह रहे हैं, राठी प्रदेश। ओके सर। इसको अपन कवर कर चुके थे, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसको वापस से मैंने दो भागों में बांटा था, आपको मालूम है, बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त, ये अपन कवर कर चुके थे। एक अपने पास रहेगा मेरे भाइयों जिसको अब अपन चर्चा में लेंगे बेटा, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसे बेटा बांगड़ प्रदेश भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? बांगड़ प्रदेश भी इसे कहा जा सकता है। तो ये अपना सेकंड पोर्शन रहेगा। ओके सर। तो अब अपन सेकंड पे चर्चा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन अपना हो चुका है। और फर्स्ट पोर्शन को भी आपको याद हो तो मैंने वापस से दो भागों में बांटा था बेटा, जिसमें एक को अपन ने बोला था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, एक को अपन कहे थे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और मेरे भाइयों एक को अपन कहे थे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जिसमें भी मैंने ये कहा था कि अगर इसको 100% में अपन मान लें तो बालुका स्तूप मुक्त जो प्रदेश था ये था आपका 41.50% पे, और बेटा ये था
58.50% पे। ओके सर। अब अपन पता है सेकंड पोर्शन लेंगे और जिसे कहेंगे बेटा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या जिसको आप बांगड़ प्रदेश बोल रहे हो। डन है मामला यहां तक? बिल्कुल डन है। तो अब देखिए मेरे भाइयों, आगे की जो बातें मेरी आपसे रहेंगी वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को रहेंगी। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये मैंने वापस से क्यों बताया है, क्योंकि अपना क्या है 4-5 दिन का फ्लो टूटा है। तो अब क्या है, आपके दिमाग में एक ही बार में सेट हो गया होगा कि अपन इस जगह चल रहे थे, तो इसमें से किसको उठाएंगे अब अपन बेटा? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को उठाएंगे। ओके, चलिए तो मेरे भाइयों सेकंड पोर्शन पे अपन पहुंचते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छे से समझना है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट बातें इसमें रहेंगी। तो सबसे पहले ये कि जो आपका ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है, जी बेटा, ऐसे प्रॉपर पूरा आ रहा है जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से। अच्छा, फिर देख लेना, थोड़ी देर में सही हो जाए तो है ना, मेरे को बताना है ना, हो जाए तो ऐसे सारा ही कर दे। बेटा देखिए, अब अपना जो रहेगा वो रहेगा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे पहले जो आपको मीनिंग समझना है वो समझना है मेरे भाइयों किसका? अर्थ का, कि अर्धशुष्क मरुस्थल का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं इस जगह पे। देखिए बेटा, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। अर्धशुष्क मरुस्थल का मीनिंग क्या रहेगा, आइए मैं आपको यहां से अवगत कराता हूं कि अर्धशुष्क मरुस्थल का मीनिंग सर ये रहने वाला है। ये अपन ने कंप्लीट राजस्थान लिया, ओके सर। इस राजस्थान के अंतर्गत बेटा अपन ने ये पर्वतमाला ली जिसको आप कहेंगे अरावली पर्वतमाला, ओके सर। तो ये अपनी एक पर्वतमाला आ गई जिसको आप कहेंगे अरावली पर्वतमाला, ओके सर। और मेरे भाइयों यहां अपन ने एक समवर्षा रेखा को लिया जिसको आप कहेंगे बेटा कितनी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। चलिए ये भी ठीक है सर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब यहाँ पे देखो, इसके बीच में जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं बेटा, ये है आपका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसको आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे कि चलो ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, तो इसे आप कैसे परिभाषित करोगे? तो देखो, इसे परिभाषित करने का तरीका क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपका रहेगा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसे परिभाषित करने का तरीका एक तो ये रहेगा, या तो आप समवर्षा रेखाओं में बताइए, तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के तो पूरब में है, और मेरे भाइयों यहाँ अरावली के, बेटा यहाँ अरावली के समानांतर एक वर्षा और जाती है समवर्षा रेखा, और वो अरावली के इधर की तरफ से गुजरने वाली है जिसे आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो अब बताइए, अर्धशुष्क मरुस्थल का जो पोजीशन आपको नजर आ रहा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य में जो स्थित प्रदेश है उसे कहा जाता है क्या? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बाई चांस समवर्षा रेखा में पोजीशन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप ये कहेंगे, इधर की तरफ मैंने आपको एक प्रदेश पढ़ाया है जिसको आपने कहा है शुष्क प्रदेश, तो आप कहेंगे शुष्क प्रदेश और अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। या आप ऐसे बता सकते हैं कि शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बीच का जो भाग है उसे भी क्या कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो मेरे हिसाब से ये चीजें एकदम आपको इजी गोइंग समझ में आ जानी चाहिए। जी गुरुजी। तो अब चलते हैं सर आगे की ओर। और यहाँ पे जो अर्थ अपन ने देखा था अर्धशुष्क मरुस्थल का, उसे दो तरीके से हर एक बच्चा डिफाइन कर सकता है। पहला, आप ये कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा व 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य मेरे भाइयों पाए जाने वाला भाग
तो आप ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है सर, तो वो कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। तो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के जो बीच का भाग है उसे क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। या करके दूसरी परिभाषा बेटा दो प्रदेशों का नाम लेके बता सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप कि शुष्क प्रदेश व अरावली पर्वतमाला के, शुष्क प्रदेश व अरावली पर्वतमाला के मेरे भाइयों मध्य पाए जाने वाले भाग को, मध्य पाए जाने वाले भाग को, तो मध्य में पाए जाने वाले भाग को भी बेटा क्या कहते हैं अपन, तो आप कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो शुष्क प्रदेश व अरावली पर्वतमाला के मध्य पाए जाने वाले भाग को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये पहली बात तो मेरे भाइयों किसको लेकर आपको ये पता होना चाहिए, अर्थ को, कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का मीनिंग क्या है। तो इस डायग्राम से एक ही बार में बात समझ में आ जानी चाहिए, कहीं कोई रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। समवर्षा रेखा में पूछेगा तो 25 और 50 सेंटीमीटर के बीच में आपको बताना है। अगर दो प्रदेशों के बीच में पूछेगा तो शुष्क प्रदेश और अरावली प्रदेश के बारे में बीच में बताना है। अब सर अपन बात करेंगे कि इसमें वर्षा का एवरेज क्या रहने वाला है अर्ध शुष्क मरुस्थल में, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और इसका उपनाम अपन देख ही चुके हैं, इसे बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अपन आगे और कवर करते हैं, ये तो इसका अर्थ मैंने समझाया है केवल आपको। चलिए तो बेटा जो अगली बात आएगी अपने पास अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर, वो क्या बात रहने वाली है, तो सुनिए। सबसे पहली बात बेटा ये, इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, वो ये, तो सबसे पहली बात तो ये अपने पास जो है जिसको आपने कहा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें से ये वाला भाग मेरे भाइयों, ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पूरब वाली साइड में आता है, इस पे तो अपन अध्ययन कर ही चुके हैं, तो इस पे तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, इसे अपन कंप्लीट कर चुके हैं सर। और जिसको अपन नाम दिए हैं क्या, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क प्रदेश कितने पे है बेटा, इसका जो परसेंटेज है ना वो नहीं आता। जैसे 1 लाख है ना एरिया, तो अगर जैसे हमारे राजस्थान के अंतर्गत 61.11 है, तो उसमें से आप 1 लाख का परसेंटेज आप फैला सकते हैं। अब 61.11 पे आपका ये टोटल मरुस्थल है, जिसमें से जो शुष्क मरुस्थल का 61.11 को आप ऐसे मान लीजिए कि 1,75,000 हो गया 61.11, उसमें से शुष्क वाला कितने पे है 1 लाख पे, तो उसका एज ए कैलकुलेशन निकाल के मैथ के रेशो से भले ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे किसी भी एडिशन में देखने को नहीं मिलता है ना। वैसे अपन क्या करते हैं, जो शुष्क मरुस्थल था उसका जो अपन के पास 1 लाख एरिया था, और अर्ध शुष्क जो था जिसका अपन के पास 75,000 था, इन दोनों को ही अपनी जगह अपन 100% मान लेते हैं। इसीलिए जब अपन ने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसका एरिया 1 लाख वर्ग किलोमीटर था, जब अपन ने उसको 100 माना था, तभी तो अपन ने उसमें से 2 भाग किए थे, बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त, जिसमें एक 41.50 था और एक 58.50 था, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों जो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल जो आप ये एरिया देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले बात आती है अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। यहाँ पे जो ये आपका है जिसे आप देख रहे हैं, ये आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला एरिया है। अब इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वाले एरिया में मैं आपसे पूछूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1 लाख तो वहां पे चला गया, तो बचा बेटा अपने पास कितना 75,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा 75,000। बाकी मेरे भाइयों मैं ये कहूं कि इसको किस उपनाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आपको पता है, मैंने बताया है कि इसे अपन क्या और कह सकते हैं बेटा, वागड़ प्रदेश भी कह सकते हैं सर। और अगली बात यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको मुख्य कितने भागों में बांटा गया है,
तो इसके जब वापस से अपन विभाजन करेंगे तो इसके मुख्य भाग कितने आने वाले हैं? 4। कितने आने वाले हैं? 4। तो यहाँ पे आइए, अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हमारे पास इसको देखते हुए एक क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। इसे देखते हुए हमने उपनाम को कवर कर लिया, और मेरे भाइयों इसे अध्ययन की दृष्टि से जो मुख्य भागों में बांटा गया है, इसके मुख्य भाग भी हम देख लिए कितने होंगे? 4। अब वो 4 कौन कौन से रहेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं। चलिए, तो क्षेत्रफल हमारे पास में आया है इसका 75,000 वर्ग किलोमीटर। उपनाम जो इसका रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है, नीचे की बिंदी नहीं लगानी है, वो मेरे से गलती से लगी है। इसका जो उपनाम है वो रहेगा वांगड़ प्रदेश, और इसके कितने उपभाग बताए गए हैं? 4। अब जो 4 उपभाग है उनको भी उत्तर से दक्षिण में आपको याद होना चाहिए कि वो कौन कौन से 4 भाग हैं। तो उसमें से बेटा, इसमें तो अपन को भाग बनाने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपन कवर कर चुके, बालुका स्तूप मुक्त और बालुका स्तूप युक्त के रूप में 2 पोर्शन में। तो अब तो अपन इस पे चलने वाले हैं। बिल्कुल राइट सर। तो ये तो अपन का हो चुका कंप्लीट, कई बार दोहरा चुका हूं इन बातों को, इसलिए बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में, कोई भी कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। अब जो आपके मुख्य भाग हैं 4, वो इसके रहेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल के। तो एक तो ये, एक ये और एक ये। अब इनको अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमानुसार कैसे रहेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये चारों भाग आपको पता होना चाहिए, जो कई बार कंपटीशन में चर्चा का विषय रहते हैं। तो इसमें जो पहला पोर्शन है इसे क्या कहेंगे? दूसरे वाले को क्या कहेंगे बेटा? तीसरे वाले को, और चौथे वाले को। तो यहाँ से एक नदी आपकी प्रवाहित होती है, उस बेसिन के आधार पर इस पहले भाग को कहा जाता है घग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन बेटा? घग्गर बेसिन। फिर आप ध्यान रखेंगे, वहां से एक नदी प्रवाहित होती है, उसके आधार पे इसे बेसिन बोला है। तो ऐसे यहां से भी एक नदी प्रवाहित होती है, उसके आधार पे भी इसे बेसिन बोला है, तो उसे कहेंगे लूनी बेसिन। क्या कहेंगे? लूनी बेसिन। और यहाँ ये जो बीच में आ रहा है एरिया 3rd नंबर पे, ये राजस्थान का लगभग सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, कौन से जिले में आता है? नागौर। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं बेटा नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, या नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और ये जो एरिया बचा आपका बीच में, यहाँ सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला एरिया आता है, जिसे अपन क्षेत्रीय आधार पर शेखावाटी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ऊपर एक बेसिन रहेगा, मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि ऊपर नदी, नीचे की तरफ नदी। तो ऊपर वाली नदी का मतलब लूनी बेसिन, नीचे की नदी का मीनिंग मतलब, सॉरी, ऊपर वाली नदी का मीनिंग रहेगा घग्गर बेसिन, और नीचे वाली नदी का मीनिंग रहेगा लूनी बेसिन। और बीच में एक सेंटर पॉइंट रहेगा जिसे आप कहेंगे नागौरी उच्च भूमि, और एक क्षेत्र विशेष का नाम रहेगा शेखावाटी। तो ये 4 नाम रहेंगे जिनको आप उत्तर से दक्षिण में कैसे बोलोगे? घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि, और लास्ट लूनी बेसिन। तो यहाँ पे जो बेटा 4 नाम आएंगे, उनमें ये वाला नाम आपका कहलाएगा घग्गर बेसिन, दूसरा वाला कहलाएगा आपका शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, और तीसरा वाला आपका कहलाएगा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा वाला आपका कहलाएगा लूनी बेसिन। तो अब इनमें से अपन को बेटा पर्टिकुलर एक एक पे चर्चा करनी है। जैसे शुष्क मरुस्थल में बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त पे मैंने चर्चा की थी आपके साथ, तो ऐसे बेटा यहाँ पे इन चारों पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले किसको उठा लेते हैं अपन? घग्गर बेसिन को। और यहाँ से कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाइयों, तो ध्यान से सुनना इन सारी चीजों को। अब अपन चलते हैं पहला पोर्शन उठाने के लिए, घग्गर बेसिन। बोलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके, चलिए। अब बेटा उसमें से जो फर्स्ट आपका आता है वो आपका रहेगा बेटा घग्गर बेसिन। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जिन्हें परसेंटेज के आधार पर हर जगह आप अलग नहीं कर सकते, है ना बेटा, क्योंकि ज्योग्राफी के अंतर्गत डाटा जो होता है आपका, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उसकी थोड़ी कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टिकोण से उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन कोई मेन चीज है तो उसका डाटा आपको पता होना चाहिए। अब देखो अर्धशुष्क मरुस्थल में कितने भाग अपने बन रहे हैं? 4। अब आप यहाँ पे इसको अपने आप को अपन ने 75,000 में रखा है, और इसको मैं 100% मान लूं, तो बेटा इसका डाटा चारों जगह डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी एडिशन में, किसी भी ऑथेंटिक किताब में आपको चारों जगह इसका डाटा नहीं मिलेगा कि घग्गर बेसिन कितने पोर्शन पे है, शेखावाटी। तो इसलिए इसको क्या याद करना है आपको कि अर्धशुष्क मरुस्थल का मीनिंग क्या है? तो 25 और 50 के बीच में समवर्षा रेखाओं में, या शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच में।
इसका एरिया कितना है 75,000। उपनाम क्या है वांगड़ प्रदेश। और इसके मुख्य भाग कितने हो जाते हैं 4, जिनमें अपन के पास एक घग्गर, एक शेखावाटी, एक नागौरी नाम से और एक लूनी। इसमें से अपन पहले पे चर्चा करेंगे घग्गर बेसिन। तो बेटा देखो घग्गर बेसिन में सबसे पहली बात मेरे हिसाब से आपको यह पता होना चाहिए कि इसका विस्तार हमें राजस्थान के संदर्भ में कहां देखने को मिलेगा। तो ये नदी हमारे यहाँ बेसिन का निर्माण करती है हनुमानगढ़ और एक जिला कौन सा आपका श्री गंगानगर। तो इस बेसिन का जो विस्तार रहेगा हमारे पास वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अच्छा यहाँ एक शब्द लग रहा है बेटा बेसिन, इसका मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लो। तो इसका मीनिंग ये होता है जब नदी अपने प्रवाह के दौरान मिट्टी के बारीक कणों को जहां से जमाना शुरू करती है मेरे भाइयों, वहां से बनता है उस नदी का नदी बेसिन। मतलब आपकी कोई भी नदी हो पर्वतीय भागों से निकल के आती है, ऐसे उच्च पर्वतीय भागों से निकल के आती है, तो ढलान जो होता है वो काफी तीव्र होता है, तो वहां इनकी स्पीड क्या होती है तेज होती है। तो उस वाली जगह पे क्या है ये अपने पानी के साथ कुछ अवसादों को बहाकर लेके आती है, और जैसे मैदानी भागों में ये उतरती हैं तो इन नदियों की स्पीड पानी की क्या हो जाती है कम, और उस टाइम पे जो इसमें बारीक मिट्टी के कण बह के आते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं जमने लगते हैं। और बारीक मिट्टी के कणों का जमना ही किसी भी नदी का नदी क्या होता है बेसिन होता है। तो वो कृषि की दृष्टि से काफी क्या होता है उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे बेटा घग्गर बेसिन लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आप उद्गम से लेकर और संगम तक पूरा की पूरा लिख दोगे, नहीं। जिस जगह नदी के द्वारा मिट्टी के बारीक कणों का जमाव किया जाता है उसे कहते हैं घग्गर बेसिन या बेसिन उसे कहते हैं। तो यह घग्गर बेसिन का विस्तार श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में मिलेगा। संरचना देखेंगे तो काफी चीजें इजी गोइंग समझ में आएंगी। आइए यहाँ पे आपको संरचना में बताते हैं चीजों को। ये आपका उत्तरी राजस्थान हो गया जहाँ पे ये श्री गंगानगर जिला हो गया, और ये हनुमानगढ़। ये नदी निकल के कहाँ से आती है तो हिमालय की सबसे दक्षिणी एक श्रृंखला पड़ती है आपकी, जिसको आप बोलते हैं मेरे भाइयों शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय मेरे भाइयों शिवालिक हिमालय। ओके सर। इस शिवालिक हिमालय के अंतर्गत मेरे भाइयों दूसरी बात ये, इस शिवालिक हिमालय के अंतर्गत एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है जिसे आप कहेंगे कालका पहाड़ी। शिवालिक हिमालय के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी कालका पहाड़ी जो पड़ती है हिमाचल प्रदेश। उस बेटा कालका पहाड़ी से यह नदी उद्गमित होगी और यहाँ कालका पहाड़ी आपके हरियाणा पंजाब होते हुए इस प्रकार से यह नदी आगे की ओर प्रवाहित होते हुए और आपके राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करने के बाद, हालांकि वो चीजें अपवा तंत्र में पढ़ेंगे, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बहते हुए, और इसका पानी एक बार हाईएस्ट गया है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। वर्तमान में तो इसका पानी यहाँ हनुमानगढ़ के भटनेर में ही समाप्त हो जाता है। खैर अब तो इसका अंतिम जो समाप्ति स्थल माना जाता है वो इसका अंतिम समाप्ति स्थल माना जाता है पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास। और ये फोर्ट अब्बास जगह बेटा कहाँ पड़ती है पाकिस्तान। अब बताइए हमारे यहाँ जो घग्गर नदी है वो मैदानी भाग का जो निर्माण करती है वो इन दो जिलों में करती है बेटा, जिसमें एक जिले का नाम तो इस वाले का नाम तो क्या है आपका हनुमानगढ़, और एक जिला आपके पास ये जिसे आप कहेंगे श्री गंगानगर। अब यहाँ पे क्या क्या शब्द है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है शब्दावली, वो आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जो ये घग्गर नदी का मैदानी भाग बनता है, इस मैदानी भाग में ध्यान रखेंगे जो मिट्टी पाई जाती है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में घग्गर नदी के मैदानी भाग में जो ये मिट्टी देखने को मिल रही है, इस मिट्टी को बोला जाता है, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, काठिया बग्गी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि काठिया बग्गी क्या है, तो आप कहेंगे घग्गर नदी के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उसको ये कहते हैं काठिया बग्गी। अब डायरेक्ट ऐसे पूछा भी गया क्वेश्चन के काठी क्या है, तो हो सकता है पहले ऑप्शन में ये लिखा हुआ हो कि व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी हो जाने के बाद शमशान तक ले जाए जाने वाला साधन, वो भी काठी होता है। लेकिन ध्यान रखना राजस्थान ज्योग्राफी में घग्गर बेसिन में काठी या बग्गी का मीनिंग रहेगा कि आपके घग्गर नदी के द्वारा जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में जो मिट्टी के आपके अवसाद पाए जाते हैं, मिट्टी के जो बारीक कणों का जमाव होता है वहां पे, उन मिट्टी के बारीक कणों को मेरे भाइयों कहा जाता है काठी या बग्गी। दूसरी बात ये आप ध्यान रखेंगे, यह हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र आता है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाट या नाली कहा जाता है। तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में आप क्या कहेंगे
पाट या नाली कहेंगे। फिर आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, यहाँ पे श्री गंगानगर में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को सर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे एक शब्द चलता है बेटा, वो भी आपको याद रखना है। तो आप कहेंगे सर सोडावाटी। क्या कहा जाता है बेटा? सोडावाटी। ये डायरेक्ट आने वाली शब्दावली है कि काठी बग्गी क्या है, पाट या नाली क्या है, सोडावाटी क्या है। और जब इसका पानी बेटा पाकिस्तान में पहुंच जाता है तो यहाँ इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहा जाता है। बकरा मत समझ लेना, हकरा है। तो इस घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या पाट कहते हैं, श्री गंगानगर में सोडावाटी कहते हैं, और पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसे काठी या बग्गी कहते हैं। और मेरे भाइयों ये जो मैदान बनता है इसका, ये ध्यान रखेंगे, ये काफी उपजाऊ मैदानी भाग माना जाता है इसका। तो ये जो है आपके घग्गर नदी का मैदानी भाग, ये काफी उपजाऊ मैदानी भाग है। और काफी उपजाऊ मैदानी भाग होने के कारण ही आपके इस मैदानी भाग में श्री गंगानगर में बताइए किसका उत्पादन काफी होता है? गेहूं का। इसीलिए आपके हनुमानगढ़ में किसका उत्पादन होता है? चावल का। इन दोनों जिलों में कपास भी होता है, इन दोनों जिलों में गन्ना भी होता है। तो ये मैदानी भाग काफी उपजाऊ माना जाता है। यहाँ गेहूं, चावल, कपास और गन्ना का उत्पादन होता है। इसी उपजाऊ मैदानी भाग के अंतर्गत काफी खट्टे फलों के बागान भी लगेंगे आपके। खट्टी फलों के बागान भी लगते हैं मेरे भाइयों, जिनमें एक आपने फल खाया होगा किन्नू, या जिसको माल्टा, किन्नू या माल्टा भी बोलते हैं। बिल्कुल राइट सर, किन्नू या माल्टा। तो आपका जो ये मैदानी भाग है इसमें कुछ ये शब्दावली रहेंगी। पहली बात तो काठी या बग्गी क्या है, पाट या नाली क्या है, सोडावाटी क्या है, हकरा क्या है, इस मैदानी भाग में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, खट्टे फलों के रूप में क्या उत्पन्न होता है। अब सर अगली बात जो आपसे कही जा सकती है वो ये, जो इसका प्रवाह क्षेत्र आप श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में देख रहे हो जी गुरुजी, इन दोनों जिलों को प्राचीन समय में भाई साहब पता है क्या कहते थे? तो इन दोनों को प्राचीन समय में कहा जाता था योद्धे प्रदेश। तो हो सकता है डायरेक्ट ऐसे भी कह दे कि घग्गर नदी के बेसिन को क्या योद्धे प्रदेश कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। सर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में क्या कहते थे? योद्धे प्रदेश। वेरी गुड। अब सर अगली बात और एक इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। यहां आपके हिमाचल प्रदेश से आगे तिब्बत में कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश और इधर की तरफ पंजाब से होते हुए एक नदी जाती है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है। ये हमारे राजस्थान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर। और इस नदी को हम बोलते हैं कौन सी नदी? सतलज नदी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है ये? सतलज। अब बताइए ये सतलज और ये वाली आपकी कौन सी है? घग्गर। ये नदी कौन सी थी जो कालका पहाड़ी से निकल के आ रही थी आपकी बेटा? ये जो नदी थी वो थी आपकी कौन सी नदी? घग्गर। तो बताइए ऊपर की तरफ तो आपको सतलज दिख रही है और इधर की तरफ कौन है? घग्गर। इन दोनों नदियों के यहाँ जो बीच का ये मैदानी भाग आप देखते हो बेटा, कल को ये पूछा जाए इन दोनों नदियों के इस बीच के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, ये भी अपने आप में एक अच्छा पॉइंट है। इन दोनों नदियों के बीच के मैदानी भाग को हम बोलेंगे दोआब। अब अगर अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के स्टेट को पहली प्राथमिकता देंगे हम। तो इसलिए हम बताइए सतलज नदी को पहली प्राथमिकता देंगे या घग्गर को? घग्गर को, क्योंकि हमारे यहां से कौन जा रही है? घग्गर। तो इसलिए भाई सब सतलज और घग्गर नदी के बीच के मैदानी भाग को बोला जाता है घग्गर दोआ। अब यहाँ ये शब्दावली बेटा आपको याद रखनी है जो मैंने बताई। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। योद्धे प्रदेश क्या है? काठी या वग्गी क्या है? पाट या नाली क्या है? सोडावाटी क्या है? हकरा क्या है? घग्गर दोआब क्या है? ये सारे शब्द आपको याद रखने। तो घग्गर बेसिन के अंतर्गत अपन ने विस्तार देख लिया, बिल्कुल देख लिया सर। अब घग्गर बेसिन में हम क्या लेने वाले हैं? तो घग्गर बेसिन के अंतर्गत कुछ हमें क्या मिली है? शब्दावली। उन शब्दावलियों में एक शब्दावली हमें सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं। एक हमें यहां मिला है योद्धे प्रदेश। इसका मीनिंग क्या रहेगा? योद्धे प्रदेश। तो पहले इसका मीनिंग समझिए आप। श्री गंगानगर व मेरे भाइयों हनुमानगढ़ को, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को प्राचीन
प्राचीन समय में मेरे भाइयों किसके नाम से बेटा, हाँ, अयोध्या प्रदेश के नाम से, अयोध्या प्रदेश के नाम से मेरे भाइयों जाना जाता था। तो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में अपन किस नाम से जानते थे, अयोध्या प्रदेश। ओके सर। दूसरा शब्द अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, काठी या बग्गी। तो अपने पास एक शब्द आता है काठी या बग्गी। फिर अपने पास एक शब्द रहेगा मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे पाट या नाली। फिर अपने पास एक शब्द रहेगा जिसे आप कहेंगे सोडा बाटी, सोडा बाटी। और फिर अपने पास एक शब्द रहेगा जिसको आप कहेंगे हकरा। पहले इनको कवर करते हैं आइए। तो काठी बग्गी का मीनिंग रहेगा घग्गर नदी के मैदानी भाग में, और अपन ने ये मैदानी भाग कहां बनाया है, तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो घग्गर नदी के मैदानी भाग में मेरे भाइयों पाई जाने वाली, घग्गर नदी के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा को आप क्या कह सकते हैं बेटा, तो काठी या बग्गी कहलाती है। तो घग्गर नदी के मैदानी भाग में पाई जाने वाली मृदा को कहा जाता है काठी या बग्गी। दूसरा पाट या नाली क्या है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को, और कौन से जिले के अंतर्गत, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। टारगेट में हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में पाट या नाली कहा जाता है, पाट या नाली कहा जाता है। तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में पाट या नाली कहा जाता है। सोडा बाटी क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये भी कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, तो जिला फिर यहां टारगेट में कौन लेना है, श्री गंगानगर। जैसे वहां हनुमानगढ़ था, तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को श्री गंगानगर में, ये शब्द आपको याद रखना है, सोडा वाटी कहा जाता है। और फिर आपके पास एक शब्द और आएगा हकरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, जब यह नदी कहां पे पहुंच जाती है, पाकिस्तान में, तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में मेरे भाइयों क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे बेटा हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हकरा। तो सिंपल सा याद रखेंगे, बस ये शब्द आपको पता होना चाहिए। ये तीनों की तीनों प्रवाह क्षेत्र हैं, लेकिन पाट या नाली हनुमानगढ़ में है, सोडा बाटी श्री गंगानगर में, और हकरा पाकिस्तान में। और किसका प्रवाह क्षेत्र है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। फिर मेरे भाइयों इसके बाद अपन ने कुछ वहां पे एक शब्द और देखा था कि घग्गर और सतलज नदी के बीच का जो मैदानी भाग है उसे घग्गर दोआब कहते हैं। और यहाँ कुछ उत्पादित होने वाली जो फसलें हैं उनका आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत। तो इस घग्गर बेसिन में अगली बात एक और थी हमारे पास, जिसमें एक शब्द था अपने पास बेटा घग्गर दोआब। इस दोआब जो शब्द है इसका ज्योग्राफी में मीनिंग ही यही होता है बेटा कि दो नदियों के बीच का मैदानी जो भाग होता है उसे कहा जाता है क्या, दोआब। जैसे यहां पे ये घग्गर दोआब भले ही उसने दिया है, लेकिन मेरे भाइयों जैसे घग्गर और सतलज के बीच का ये मैदानी भाग रहेगा जिसे घग्गर दोआब कहते हैं। लेकिन अगर सतलज से आप ऊपर जाएंगे, व्यास हुई और भी नदियां हुई सिंधु की सहायक, तो वहां पे भी कुछ आब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वहीं से आपको समझाता हुआ नीचे की ओर लेके आता हूं। आइए प्रमुख किन की बात कर ले अपन एक बार, आब। और ये घग्गर दोआब वहीं पे निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान दो। ये एक नदी है मेरे भाइयों जिसे आप कहते हैं सिंधु। ये एक नदी जिसको आप कहेंगे सिंधु, ओके, जो आती है आपके कैलाश पर्वत के अंतर्गत। एक हिमनद पड़ता है जिसका नाम है बोखड़चू हिमनद, और आके ये गिरेगी अरब
सागर में, भारत, तिब्बत और पाकिस्तान बहते हुए अरब सागर। इसमें एक पंच महानदों का समूह है जो इसके अंतर्गत बाईं ओर से आकर मिलता है। जब ये नदी ऐसे बह रही है तो ऐसे में नदी के अकॉर्डिंग ठीक खड़ा हूं बिल्कुल, तो मेरा ये हाथ हुआ दायां और ये हुआ बायां, तो इधर से अगर कोई नदी आएंगी इसमें तो वो दाईं ओर से, और इधर से मिलेंगी वो बाईं ओर से। क्योंकि नदी का लोकेशन देखना इजी हो जाता है, अगर अपना फेस आपने नदी का पानी जिधर बह के जा रहा है उधर की तरफ कर लीजिए बस, और फिर हाथों को यूं फैला दीजिए तो अपने आप पता चल जाएगा दायां और बायां कौन सा है। तो इस सिंधु के पंच महानद आते हैं। पंच महानदों का मतलब है 5 नदियों से, जिनमें एक आती है झेलम, एक है चिनाब, एक है रावी, एक है व्यास और एक है सतलज। और सतलज के नीचे राजस्थान में जो प्रवाहित होती है उसे कहते हैं घग्गर। तो वहीं पे ये दोआब बनेगा। तो मैं इन सारे दोआबों को आपको बताता हूं। आइए, ये सिंधु हो गई। अब सिंधु के पंच महानदों में जब आपको लेके चलूंगा तो ये एक नदी जिसे आप कहेंगे झेलम, कौन सी हो गई बेटा ये झेलम। फिर एक नदी है जिसे आप कहेंगे चिनाब, कौन सी नदी चिनाब, ओके सर। फिर चिनाब के नीचे एक नदी है जिसे आप कहेंगे रावी, कौन सी नदी हो गई रावी, ओके सर, ये रावी हो गई आपकी, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक सर ये रावी हो गई। फिर एक नदी है जिसे आप कहेंगे व्यास, ये व्यास हो गई। फिर एक तिब्बत से वापस एक नदी और आती है जो इस व्यास को अपने साथ ले लेती है, जिसको अपन कहेंगे क्या सतलज। और फिर सतलज आगे चल के अपने साथ यहाँ चिनाब जो आ रही थी उसे अपने साथ ले लेती है, ओके सर। और फिर आगे चल रही होती है सतलज, कौन सी नदी सतलज। और सतलज के बाद जो अगली नदी आपके राजस्थान के अंतर्गत इस एरिया से प्रवाहित हो रही होती है जी, ये आपका ये राजस्थान, ये वो राजस्थान का श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जिला, ओके सर। ये आपके राजस्थान का वो एरिया जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया है। इधर से आपकी एक नदी प्रवाहित होगी मेरे भाइयों, और उसका क्या नाम रहेगा, तो वो शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ी से आने वाली ये घग्गर नदी जो फोर्ट अब्बास के अंतर्गत जाके समाप्त हो जाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इन नदियों के जो बीच के ये मैदानी भाग है इनमें सब में बनते हैं बेटा आप। अब ये नदियां कौन कौन सी रही आपके पास में, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो बेटा ये जो नदी है आपकी इसको अपन ने कहा सिंधु नदी, ये जो नदी है आपकी इसको अपन ने कहा झेलम नदी, और ये जो है मेरे भाइयों इसको आपने कहा चिनाब, कौन सी नदी चिनाब। और ये जो आपके पास में नदी है इसको आपने कहा रावी, कौन सी नदी बेटा रावी नदी। और एक अगली नदी जो आपके पास में आई ये थी आपकी व्यास, और यहाँ पे जो ये नदी आपके पास में रही ये थी मेरे भाइयों सतलज नदी। और देखो ये आ गई आपकी कौन सी घग्गर नदी, कौन सी नदी घग्गर नदी। बाकी मेरे भाइयों आगे की कंडीशन ये आपके सामने रहने वाली है कि ये आपकी सतलज किस में जाके मिल जाएगी सिंधु में, और सिंधु इन सबका पानी लेके पहुंचेगी कहाँ अरब सागर में। कहाँ पहुंचने वाली है अरब सागर में। तो एंड में ये सब नदी कहाँ पे मिलती है सिंधु नदी में। बस किसको नहीं मिलाना है घग्गर को नहीं मिलाना है, क्योंकि घग्गर अपन ने क्लोज किया है कहाँ पे फोर्ट अब्बास। अब अगर घग्गर को आप थोड़ा सा हटा देंगे तो बताइए सिंधु के पंच महानद हुए कि नहीं हुए, क्योंकि ये 5 नदियां हो गई झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलज, राइट गुरुजी। अब बेटा इनके बीच में जो जो आब आपके बनेंगे, जैसे यहाँ एक आब बनेगा, बिल्कुल राइट सर। तो बेटा इस आब को क्या कहते हैं, तो यहाँ एक आब बनेगा, एक आब बेटा आपका यहाँ बनेगा, तो इस आब को क्या कहते हैं। आब मतलब मैदानी भाग से होता है, और एक यहाँ बनेगा बेटा, इस आब को क्या कहा जाता है, एक आपका यहाँ बनेगा भाई, इस आब को आप क्या कहेंगे, एक आब आपका यहाँ बनेगा, इसको क्या कहेंगे। और देखो ये आ गया वो आब जो अपन बात कर रहे थे, आ गया। तो ये था घग्गर दोआब। तो हालांकि ये राजस्थान ज्योग्राफी में इसी का महत्व है, लेकिन ये कुछ आब इस प्रकार से बनते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ तक इस डिटेल्स में समझाने के लिए लेके आया हूं मेरे भाई। तो अब सुनिए आप, बताइए इस बीच वाले सिंधु और झेलम के बीच में जो आब बनता है बेटा, इसे ध्यान रखना, इसे बोला जाता है, इसे कहते हैं सिंधु सागर आब। बताइए ये कौन सा आब बनता है, सिंधु सागर आब। झेलम और चिनाब के बीच में जो बनता है इसे ध्यान रखना छाज या चाज आब बोला जाता है, छाज या चाज आब। और चिनाब और रावी के बीच में जो बनता है इसे ध्यान रखना, इसे कहते हैं रेचना आब। कौन सा आब,
और रावी और व्यास के बीच में जो बनता है इसे कहते हैं बारी आब। कौन सा आब भाई? बारी आब। और इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो कहलाएगा आपका बिस्त आब। कौन सा आब? बिस्त आब। तो सिंधु झेलम के बीच में सिंधु सागर आब, झेलम चिनाब के बीच में छाज या छाज आब, चिनाब और रावी के बीच में रेचना आब, रावी और व्यास के बीच में बारी आब, व्यास और सतलज के बीच में बिस्त आब। और ये आपका बताइए कौन सा हो जाएगा? जो हम राजस्थान ज्योग्राफी में कवर करने वाले थे वो है घग्गर दो आब। तो मैं इस वाले आपकी बात कर रहा था आपसे, घग्गर दो आब। तो ये राजस्थान के लिए आपको याद रखना है। बाकी वो इंडिया के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो घग्गर दो आब का मीनिंग रहेगा, आप ये कह सकते हैं कि सतलज व घग्गर नदी के मेरे भाइयों बीच का मैदानी भाग, मैदानी भाग घग्गर दोआब कहलाता है। तो घग्गर व सतलज नदी के बीच का जो मैदानी भाग है सर उसे क्या कहते हैं? घग्गर दोआब। और बाकी इस आपके घग्गर मैदानी भाग के अंतर्गत या घग्गर बेसिन के अंतर्गत मेरे भाइयों जो उपजाऊ ये मैदानी भाग माना जाता है, इसमें उत्पादित होने वाली फसलों में मैंने क्या बताया? गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और कुछ खट्टे फलों का उत्पादन होता है, किन्नू और माल्टा। तो मेरे भाइयों ये बात थी आपके एक बेसिन को लेके बस। और वो बेसिन आपका कौन सा हुआ है? घग्गर बेसिन। अब अपन सेकंड पे चलेंगे और जिसे कहेंगे क्या? शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। अब इसके मीनिंग क्या रहेंगे वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे ये हर एक की शब्दावली भी याद होनी चाहिए, मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। घग्गर बेसिन में जो शब्द कराए हैं वो यही याद होने चाहिए। योद्धे प्रदेश, घग्गर दोआब, काठिया बग्गी, इसके अलावा हकरा, इसके अलावा सोड़ावाटी, इसके अलावा पाट या नाली। ये सारे बात आपको इसी जगह पे याद होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। कल को हो सकता है कहे अर्धशुष्क मरुस्थल का कौन सा भाग नहीं और घग्गर बेसिन की जगह योद्धे प्रदेश लिख दे, तो बात तो वही है। तो इसलिए यहाँ पे मिक्सअप नहीं होना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर गलती के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अपन चलते हैं सेकंड पे, जिसको आपने कहा है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ मैंने विस्तार और योद्धे प्रदेश को क्लियर किया था और पूरा मैपिंग में बताया था, बिल्कुल राइट। इसके बाद कुछ शब्द थे उनको अपन ने व्याख्या सहित लिखा। और यहाँ पे कुछ मैंने प्रमुख आप आपको बता दिए, एक ही साथ पूरे आप बता दिए। नदी देखे आप पूछता है या आप देखे दो नदी पूछता है। और यहाँ पे अपने राजस्थान ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा घग्गर दोआब का, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब सेकंड जो अपने पास आता है वो ये जिसे आप कहेंगे शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। इसका नाम शेखावाटी इस वजह से है कि यहाँ पे प्राचीन समय में शेख सामंतों का अधिकार रहा, इसलिए मेरे भाइयों इसे क्या कहते हैं? शेखावाटी कहते हैं। तो पहली तो आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, ओके सर। और शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र में बाकी की चीजें कैसे चलेंगी तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे रहना है। तो शेखावाटी नाम से हर एक बच्चा जानता है सर। इसका विस्तार सीकर में मिलेगा सर, चूरू में मिलेगा और झुंझुनू में मिलने वाला है, राइट। तो शेखावाटी अंतः प्रवाह जो क्षेत्र है इसका विस्तार रहेगा सीकर, चूरू और झुंझुनू। और जब मेरे भाइयों इसकी संरचना देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठेगा। देखिए इधर की तरफ आइए मेरे भाइयों, जैसे ये उत्तर की तरफ जो राजस्थान आप बनाते हो जी गुरुजी, इसमें मेरे भाइयों इस प्रकार की आकृति में जिसको आप कहते हो अर्ध सीकर फैला हुआ है, राइट गुरु। और सीकर से ऊपर यहाँ का जो स्थिति है ये किसका है? झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद आता है कौन? चूरू। थोड़ा और बड़ा करता हूं, ये लीजिए अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ एक जिला जिसको आप क्या कहेंगे? सीकर। सीकर से उत्तर की तरफ चलेंगे तो ये कौन आ जाता है? झुंझुनू। और फिर आपके पास में ये एक जिला और रहेगा जिसे चूरू कहेंगे आप। ये शेखावाटी वाला एरिया कंप्लीट होता है। अब सुनिए मैंने क्या क्या बताया। ये तो आपका एक सीकर, ये आपका जिला जिसे आप कहेंगे झुंझुनू, और बेटा ये वाला जिला जिसे आप कहेंगे चूरू। सीकर के अंतर्गत एक पहाड़ी पड़ती है आपकी, और उन पहाड़ियों को आप कहेंगे खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी रहने वाली है? खंडेला की पहाड़ी, ओके सर। और ये जो आपकी खंडेला की पहाड़ी है
जिनकी लोकेशन आपको सीधी सीधी नजर आ रही है, कहाँ पे, सीकर। इन खंडेला की पहाड़ी से मेरे भाइयों एक नदी निकलती है और उसे आप जरूर याद रखेंगे, जिसको कहते हैं कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलने वाली एक नदी रहेगी जिसका नाम है कांतली। ओके सर। अब इस कांतली नदी के बारे में अगली बात आपको क्या इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, यहां से ये नदी निकल के और मेरे भाइयों झुंझुनू की बाउंड्री पे जाके समाप्त हो जाती है। इसका मतलब इस नदी को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चूरू में मत ले जाना, नहीं तो फिर जिस दिन मैं अब्बा तंत्र पढ़ाऊंगा वहां कंफ्यूज के कारण आप खत्म हो जाओगे। जब मैं ये लिखाऊंगा कि राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, तो उसमें एक बीकानेर और एक चूरू आता है। तो बेटा ये जो नदी है खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलने वाली, जिसको आप क्या कह रहे हो, कांतली नदी, इसका समाप्ति चूरू और झुंझुनू के बॉर्डर पे ही हो जाता है, जिसमें झुंझुनू का एक गांव पड़ता है नौरंगपुरा गांव, वहीं पे खत्म हो जाती है ये। अब सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस नदी का? तो ये जो नदी आप देख रहे हो ना, कांतली नदी बेटा, ये आपके इस शेखावाटी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। जैसे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को अपन प्राचीन समय में योद्धे प्रदेश कह रहे थे, तो मैं ऐसे पूछूं योद्धे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, घग्गर। तो ऐसे शेखावाटी क्षेत्र की बेटा सबसे महत्वपूर्ण जो नदी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, कांतली। अब सर ये जो आपकी कांतली नदी है, ओके सर, तो बेटा इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं शेखावाटी में? तो यहाँ पे ये जो शब्द अब मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, इसे कहते हैं क्या, तोरावाटी। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, तोरावाटी। तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है सर, तोरावाटी कहलाता है। तो इसमें बेटा ये एक शब्द है जो इंपॉर्टेंस रखता है अपना। तो शेखावाटी क्षेत्र की अगर मैं आपसे पहले तो ये बात कहूं कि शेखावाटी क्षेत्र की मेरे भाइयों प्रमुख नदी, तो आप कहेंगे सर इस शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी बेटा किसको मान लें बेटा अपन, जी शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी मेरे भाइयों कांतली नदी को माना जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी नदी को माना जाता है, कांतली नदी को माना जाता है। दूसरा मेरे भाइयों यहाँ पे एक शब्द आप ध्यान रखेंगे जो इसमें आया है, जो मैंने यूज किया है इस जगह पे, क्या, तोरावाटी। तो तोरावाटी का मीनिंग क्या है ये भी आप बताएंगे मेरे भाइयों। तो शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में मेरे भाइयों कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को और पता है क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर तोरावाटी कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं बेटा, तोरावाटी। अब सर चलो एक तो तोरावाटी शब्द हो गया, और भी कुछ शब्द मिलेंगे क्या शेखावाटी क्षेत्र में? जी सर, यहां आपका एक शब्द मिलता है जोहड़, एक मिलता है बीड़ और एक मिलता है सर। तो इसका मतलब शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अन्य शब्दावली भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें जोहड़ का मीनिंग क्या है, बीड़ का मीनिंग क्या है और सर का मीनिंग क्या है, इस पे भी अपन चर्चा करते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो शेखावाटी क्षेत्र में जो अन्य शब्दावली हैं उसमें ध्यान देना बेटा। एक शब्द आता है आपके पास में जिसे आप कहेंगे जोहड़। सर ये क्या है जोहड़? एक शब्द आता है आपके पास में बीड़, ये क्या है? और एक आता है सर, ये क्या है? सुनिएगा। तो मेरे भाइयों जोहड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में क्या करते हैं लोग, जब मानसून का आगमन होता है भारत में या राजस्थान में, उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने घरों के आसपास एक ऐसा नीचा स्थान देखते हैं जो अन्य स्थानों से नीचा हो, और उस नीचे स्थान को कुछ कुएं टाइप में खोद देते हैं। अब बताइए जब इस नीचे स्थान को इस कुएं टाइप में खुदाई करेंगे तो बताइए जब बारिश होगी तो इसमें क्या भरेगा, पानी। तो अन्य स्थानों से बहकर पानी इसमें भर जाता है। ऐसे बनाए गए पानी के जो कैसे कुएं होते हैं, इनके कच्चे कुएं, उन्हें ये लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जोहड़। तो इसका मतलब जल संरक्षण के लिए एक विधि अपनाते हैं जिसे कहते हैं क्या, जोहड़। तो शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुओं को कहा जाता है क्या, जोहड़। ये आप थोड़ा सा नेक ध्यान रखेंगे। ओके सर, चलिए एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात मेरे भाइयों, इसके अलावा जोहड़ के अलावा यहां पे दे रखा है आपको बीड़। तो ऐसे शेखावाटी क्षेत्र में जगह जगह जो ये घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे अपने पूर्वी राजस्थान की तरफ हर गांव में सरकारी चारागाह होते हैं क्या नहीं होते हैं, जहां पे गांव के लोग पशुओं को चराने के लिए लेके जाते हैं। इसी प्रकार के शेखावाटी क्षेत्र में
जो ये चारागाह होते हैं जिन्हें वहां पे घास के मैदान कह के बोला जाता है, उन घास के मैदानों को कहा जाता है क्या? बीड़। अब बताइए ऐसे हिमालयी क्षेत्र में चले जाएंगे घास के मैदान, तो हिमालयी क्षेत्र में घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहते हैं उत्तराखंड में, और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत इनको दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहा जाता है। सॉरी, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत दून नहीं, मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। नाम सुने होंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो वो अलग अलग जगह पे देखो अलग अलग शब्दावली है। अब बताइए शेखावाटी क्षेत्र में उन्हीं घास के मैदानों को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? बीड़। और इन्हीं घास के मैदानों को जब आप हिमालय पढ़ते हो इंडिया में, तो वहां हिमालयी क्षेत्र में उत्तराखंड में तो बुग्याल या पयार, और जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। लेकिन अपन को राजस्थान के संदर्भ में चीजें याद रखनी है, तो राजस्थान के संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो बेटा घास के आपके मैदान रहेंगे उनको क्या कहा जाता है? बीड़। और बेटा एक शब्द है आपका सर। तो वर्षा के समय जैसे गांवों के अंतर्गत जो एक पशु पानी पीने के लिए जाते हैं उसे ग्रामीण शब्दावली में पोखर कहते हैं। तो एक जलाशय जो होता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में, जिसे ग्रामीण लोग कहते हैं ये हमारा एक तालाब है जिसमें आपके पशु लोग पानी पीते हैं मेरे भाइयों, या पशु पानी पीते हैं, उसके अंतर्गत पशुओं पानी पीने के लिए जाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में ऐसा स्थान जो एक तालाब के रूप में वर्षा के समय बनता है, मानसून के दौरान बनता है, उसे क्या कहते हैं वो लोग? सर। तो सारे शब्द जो हैं ये पर्टिकुलर शेखावाटी के हैं। इसका मतलब पानी का कच्चा कुआं आप पूर्वी राजस्थान में देखोगे तो वहां जोहड़ नहीं बोल सकते आप, ये पर्टिकुलर वहां की शब्दावली है। तो शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान, और शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा के समय बनने वाले तालाब। अब इनमें पूरे साल भर पानी नहीं रहेगा। जब पूर्वी राजस्थान की पोखरों में साल भर पानी नहीं रहता तो इनमें रहेगा क्या? तो फिर एक शब्द और लगाएंगे, अस्थाई। क्या? अस्थाई। तो यहाँ पे ये जो शब्दावली आपने देखी है इसमें सबसे पहले तो ये, और ये ध्यान रहे शेखावाटी शब्द जरूर इंक्लूड करना है। तो शेखावाटी क्षेत्र में मेरे भाइयों पाए जाने वाले पानी के कैसे कुएं बेटा? पानी के कच्चे कुएं मेरे भाइयों क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। बीड़। तो बीड़ के लिए आप ध्यान रखेंगे शेखावाटी क्षेत्र में मेरे भाइयों पाए जाने वाले घास के मैदानों को ध्यान रखना बीड़ कहा जाता है। मैंने बीहड़ नहीं बोला है बेटा, बीड़ बोला है। बीहड़ तो आपके चंबल नदी द्वारा अबनाल का अपर्दन कर बनाई गई उत्खात जो भूमि है जिसका विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में पाया जाता है, वो एरिया बीहड़ कहलाता है। लेकिन ये बीड़ है। और सर क्या है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि शेखावाटी क्षेत्र में मेरे भाइयों वर्षा के समय या मानसून के समय, वर्षा के समय बनने वाले, अब साल भर पानी नहीं रहेगा तो एक शब्द भी लगाएंगे आप इसमें, वर्षा के समय बनने वाले अस्थायी तालाब, अस्थायी तालाब सर कहलाते हैं। सर का मीनिंग हमसे मत लगाना आप, सर का मीनिंग शेखावाटी क्षेत्र में अस्थायी तालाब से होता है। अब वन लाइनर में याद रखेंगे आप, यहां आप वन लाइनर में याद करेंगे पानी के, यहां वन लाइनर में याद करेंगे घास के, और यहां वन लाइनर में याद करेंगे आप अस्थायी तालाब। लेकिन एक बात ये जरूर ध्यान रहे, ये वन लाइनर याद करने के बाद ये जरूर ध्यान रहे कि ये सारी चीज कहां की बताई है सर ने? शेखावाटी की। अब बोलेंगे आप वन लाइनर में कैसे? जोहड़ शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं, बीड़ शेखावाटी में, सर शेखावाटी में अस्थायी तालाब। तो ये मेरे भाइयों आपका दूसरा पॉइंट था जिसे अपन ने कहा था शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो बताइए हमने जो अर्धशुष्क मरुस्थल वाला एरिया था, ये हमारा जो अर्धशुष्क मरुस्थल वाला पॉइंट था सेकंड, इसको मेरे भाइयों वापस से 4 भागों में बांटा, जिसमें से एक अपन ने किसको कवर किया है अभी, और एक अपन ने कवर कर लिया किसको? मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं वापस पूरा दोहरा देता हूँ आज मैंने क्या कराया है आपको।
यहाँ सबसे पहले तो ये कुछ देर में ये क्लास हुई है, इस वजह से मैंने पहले रूपरेखा बनाई कि हमारा पहला भौतिक प्रदेश चल रहा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे 25 सेंटीमीटर संबर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में बांटा गया। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसको राठी भी कहते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसे वांगड़ भी कहते हैं। उसमें से जैसे ये दोनों प्रदेशों में से जैसे मैंने ये पहला आपको पढ़ा दिया था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके वापस से दो भाग बने थे, जिनमें एक का नाम था बालुका स्तूप मुक्त और एक था बालुका स्तूप युक्त। तो अपन को जो अध्ययन करना था वो अर्धशुष्क मरुस्थल पे करना था या वांगड़ प्रदेश पे, जिसमें अपन ने सबसे पहले ये देखा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपका आंसर दो संबर्षा रेखाओं में आया है और तब आपसे पूछा जाए अर्धशुष्क मरुस्थल का मीनिंग क्या है, तब आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर संबर्षा रेखा के बीच में पाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। या दो प्रदेशों का नाम देके पूछे तो आप कहेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बीच में पाए जाने वाले भाग को भी क्या कहते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर मेरे भाइयों अगले पॉइंट पे गए तो अपन ने देखा इसका क्षेत्रफल है 75,000, इसका उपनाम है वांगड़ प्रदेश और इसके कितने भाग किए जाते हैं, 4, घग्गर, शेखावाटी, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। फिर अपन घग्गर बेसिन के अंतर्गत आए और घग्गर बेसिन पे अपन ने ये देखा कि इसका विस्तार श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में मिलेगा। फिर इसमें कुछ शब्दावली अपन ने देखी कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ या घग्गर बेसिन को प्राचीन समय में क्या कहते थे अपन, योद्धे प्रदेश। जैसे बहुत सारे जिलों के प्राचीन नाम रहे, अब नए नाम अलग आ चुके हैं, तो ऐसे ही श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में योद्धे प्रदेश। यहाँ घग्गर नदी के मैदानी भाग में जो मिट्टी पाई जाती है उसे काठी बग्गी। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में पाट या नाली कहलाता है। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र श्रीगंगानगर में सोडाबाटी और पाकिस्तान में हकरा कहलाता है। और इस घग्गर नदी के उपजाऊ मैदानी भाग में गेहूं, चावल, कपास और गन्ना होता है। कुछ खट्टे फल भी होते हैं, किन्नू, माल्टा जैसे। और घग्गर और सतलज के बीच का मैदानी भाग घग्गर दोआब कहलाता है। ये चीजें सेम मैंने यहाँ पे आके लिखाई आपको, और आगे चल के यहाँ मैंने कुछ प्रमुख आब और करा दिए। मैंने यहाँ वैसे बताना मुझे घग्गर दोआब था, लेकिन उससे ऊपर जो ये झेलम के पंच महानद जो हैं, इनके साथ भी कुछ आब बनते हैं। तो ये दो नदी देके कई बार आप पूछ लेता है या आप देके दो नदी पूछ लेता है। तो वैसे राजस्थान के इंपोर्टेंस से ये इंपोर्टेंट रहेगा आपका। फिर कह रहा हूं कौन सा, घग्गर दोआब, इसे ध्यान रखना है आपको। फिर अपन आ गए शेखावाटी अंत प्रवाह क्षेत्र में, जिसका विस्तार रहेगा सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसमें एक मेन नदी आपकी कौन सी मानी थी मैंने, जिसको आपने कहा था सर कांतली नदी। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोराबाटी। यहाँ पर कुछ अपन को शब्दावली मिली, जिसमें एक शब्द था अपने पास जोहड़, पानी के कच्चे कुएं, बीड़, घास के मैदान, और सर, अस्थायी तालाब। लेकिन ध्यान रहे कौन से एरिया में बनेंगे, शेखावाटी। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। जय श्री राम। तेरे से नहीं होगा, अच्छा।